अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद फॉला में। आज का हमारा टॉपिक 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये वो तमाम सवालात हैं जो लिटरेचर की फील्ड से रिलेटेड हैं और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं BS इंग्लिश के लिए, MA इंग्लिश के लिए, MPhil इंग्लिश के लिए एंड PhD स्टडीज़ के लिए। ये वो सवाल हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक NTS, PPS एंड CSS। इंग्लिश की फील्ड से रिलेटेड अक्सर इंटरव्यूअर्स ये सवालात रेपिटेटिवली पूछते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का लेक्चर। सो इसको एंड तक ज़रूर देखें और आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर, व्हाट इज़ soliloquy? The answer is here. Soliloquy is a device used in drama in which a character speaks to himself or herself, thinking loud by showing his feelings or thoughts to the audience. तो in simple way, Soliloquy is a kind of tool. ये एक ऐसा डिवाइस है जो ड्रामा में यूज़ होता है जिसमें कैरेक्टर्स, चाहे वो मेल जेंडर से रिलेटेड हों या फीमेल जेंडर से रिलेटेड हों, जब वो कोई बात करते हैं, जब कोई वो सोचते हैं, तो वो लाउड वॉइस में सोचते हैं ताकि ऑडियंस तक उनका मैसेज जा सके। इट्स अ काइंड ऑफ टूल टू डिलीवर द मैसेज टू द ऑडियंस इन अ लाउड वॉइस। I hope you understand this question. Second question is, what is blank verse? The answer is here. Blank verse is a form of poetry that written in iambic pentameter but unrhymed. जी इसमें यूनिक बात ये है कि ब्लैंक वर्स वो है जो लिखी तो आयम्बिक पेंटामीटर में जाती है बट इसकी राइम नहीं होती, बट अनराइम्ड होती है। तो थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ राउंड कैरेक्टर? द आंसर इज हियर in front of your screens. A round character is a complex and dynamic. In this character, improvement and change occurs during the course of work. राउंड कैरेक्टर एक किस्म का, एक पेचीदा किस्म का कैरेक्टर होता है जिसमें इम्प्रूवमेंट तो होती है लेकिन चेंज जब काम होता है ड्यूरिंग वर्क तब आता है। ये एक आसान किस्म का कैरेक्टर नहीं होता, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन। Fourth one is, what is art for art's sake? The answer is here in front of your screens. Art for art's sake is 19th century literary movement which gives importance to aesthetic pleasure instead of moral, didactic or utilitarian function of literature. तो जी आर्ट फॉर आर्ट से जब आपसे कोई पूछे तो ये एक मूवमेंट है जो 19th सेंचुरी में चली और इसकी फील्ड जो है वो लिटरेचर है। इसने एस्थेटिक प्लेयर को इम्पोर्टेंस दी इंस्टेड ऑफ मॉरल, डायडेक्टिक और यूटिलिटेरियन फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। सो इट्स अ यूनिक मूवमेंट, it's called art for art's sake. The fifth question is in front of your screens. Difference between blank verse and free verse. So what is the basic difference between blank verse and free verse is, the answer is here. Blank verse follows a fixed meter like iambic pentameter and unrhymed, but free verse is also unrhymed and does not follow the fixed meter. So main difference is blank verse जो होती है वो हमेशा जो है फिक्स मीटर जो है वो फॉलो करती है, लाइक iambic pentameter एंड अनराइम्ड, उसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती। बट जो फ्री वर्स होती है वो भी अनराइम्ड होती है बट वो कोई फिक्स मीटर फॉलो नहीं करती, जैसे कि ब्लैंक वर्स जो है आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती है, लेकिन जो फ्री वर्स है वो किसी भी मीटर को फॉलो कर सकता है, इस पे कोई किसी किस्म की बाउंड्रीज नहीं है। The sixth question in front of you, how can you define pastoral elegy? The answer is here. Pastoral elegy is a poem about death. In this poem, poet expresses his grief for the dead in rural setting or about the shepherds.
ये एक किस्म की जो है डेथ रिलेटेड पोएम होती है, जिसमें किसी चीज़ पर अफसोस किया जाता है, अजहार राय का मौक़िफ़ बयान किया जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक शेफर्ड है, एक भेड़िया है, उसकी जो है बकरियां मर गई, तो इस पे अफसोस एक किस्म का किया जाएगा। तो ऐसी पोएम जो होती है, जो किसी डेथ पे की जाती है, किसी के अफसोस को बयान किया जाता है कि ये बंदा जो है इस सफरिंग से गुजरा है, तो उसको पेस्टोरल एलेजी का नाम दिया गया है लिटरेचर में। The seventh question in front of you, what is meant by Gothic novel? It's very important question, guys, please. Gothic novel is one type of novel. In this type, the cruel passions and supernatural terror is presented. ये एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें क्रूअल पैशन, जालिम जो होते हैं थॉट्स और खुद की जो विलिंगनेस होती है वो शो की जाती है। सुपर नेचुरल पावर्स जो हैं, लाइक भूत होते हैं, जिन प्रेत परियां, लेकिन सुपर नेचुरल पावर्स हैं, एग्जिस्ट नहीं करती। और इससे टेरर होता है, किस्म का खौफनाक सा सीन प्रेजेंट किया जाता है गोथिक नॉवेल्स में। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मोनेस्ट्री और हॉन्टेड कैसल जो है इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। अगर आप गोथिक नावल की बात करते हैं जिसमें क्रूअलिटी शो की जाती है और एक किस्म का हॉरिफाइड इन्वायरमेंट होता है सुपर नेचुरल की मदद से, जिसमें पढ़ने वाला जो रीडर होता है वो एक किस्म की खौफ की कैफियत उस पर तारी हो जाती है। The eighth question is, what was the Oxford movement? The answer is here. Oxford movement starts in 1833, and for the revival of Catholic doctrine in Anglican Church, it is again the conventional understanding of the religion. So we can say the Oxford movement is a kind of Catholic doctrine in Anglican Church. ये एक किस्म की अगेन कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन के बारे में। इसमें कुछ चेंजिंग्स आए, जो जिस किस्म के कैथोलिक बिलीव्स थे उसमें चेंजिंग्स आए, रिवाइवल हुआ। रिवाइवल ऑलवेज इज अ रीन्यूअल। जब आप रिवाइवल की बात करते हैं, रीन्यूअल चीज़ों में आता है, एक नई किस्म की एडिंग्स होती हैं। तो ये भी एक किस्म की मूवमेंट है जिसमें कैथोलिक मसलक जो है, एक जो ईसाई होते हैं उनका मसलक होता है, उसमें चेंजिंग्स आए। 9th question is, what is Puritanism? Answer: Puritanism is the religious movement started in 16th century, and the goal of the movement is to purify the Church of England from its Catholic practices. जैसा कि नाम से जाहिर है, प्यूरिटनिज्म ये पाक करने के लिहाज से ये यूज़ हुआ है कि प्यूरिफाई करना किसी चीज़ को। एक नए सिरे से आप जो है, वाटर है, वाटर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं वाटर है, तो आप जो है उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। जब आप बॉयल करते हैं उसको, तो आप उसको प्यूरिफाई करते हैं, आप साफ उसको करते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ प्यूरिटिज्म, एक काइंड ऑफ मूवमेंट है जो 16th सेंचुरी में चली। इसका गोल ये था कि जो पुराने जो बिलीव्स थे, कैथोलिक प्रैक्टिसेस थी इंग्लैंड में, उनको प्यूरिफाई किया जाए, उनको रिवाइवल का एक सीन दिया जाए, उनमें किस्म की चेंजिंग की जाए। तो ये प्यूरिटनिज्म मूवमेंट इस पे बेस्ड थी। The question 10 is in front of you. What is new classicism? It's a very important question. The answer is here in front of your screens. New classicism is a 18th century Western movement of art, literature, and architecture. They got inspiration from ancient Greece and ancient Rome. ये एक किस्म की मूवमेंट है न्यू क्लासिसिज्म, जो 18th सेंचुरी में हुई कहाँ पे थी जी? वेस्ट में। मूवमेंट किस चीज़ की थी? आर्ट की, लिटरेचर की और आर्किटेक्चर की। इन्होंने इंस्पायरेशन ली कैसे? इन्होंने जो पहले जो ग्रीक के जो रस्में थी, रवाज थे, और रोम के, बेसिकली इन्होंने ग्रीक और रोम का जितना भी लिटरेचर था, आर्ट था, आर्किटेक्ट था, ये इनसे इंस्पायर हुए
और उन्होंने एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट की जो 18th सेंचुरी में हुई थी, बट इसका जो प्लेस था वो वेस्ट था। Question 11. What is a mock poem? Answer is here. Mock poem in which satire, exaggeration, irony and sarcasm is used to mock the subject or use the epic style from the tribal subject easy. ये एक ऐसी पोएम होती है जिसमें सटायर यानी कि तनकीद, एग्जेजरेशन मुबालगा राई यानी ये बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाना, आयरनी आल्सो इज अ काइंड ऑफ तनकीद और क्रिटिसिज्म एंड sarcasm इज यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है टू मॉक द सब्जेक्ट, और इसमें जो स्टाइल होता है मॉक पोएम में वो एपिक स्टाइल होता है फॉर द ट्राइबल सब्जेक्ट etc etc. The question 12. What is point of view? The answer is here. Point of view is an opinion, judgment or attitude on a matter. It may be against or in a favor. So point of view वो होता है जो एक kind of opinion होता है यानी कि इज़हार राय, और judgment यानी कि आप किसी चीज़ से जब नतीजा निकालते हैं तो उसे point of view कहा जाता है लोगों का रवैया किसी भी मामलात पे। ये फेवर में भी हो सकता है और ये अगेंस्ट भी जा सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से हो सकता है, मुस्बत भी और मनफी भी। पॉजिटिव वे में भी आप अपनी इजहार कर सकते हैं अपनी राय का, और नेगेटिव वे में भी आप अपनी बात को कर सकते हैं, बट वो मैटर पे डिपेंड करता है और सोचने वाले के नज़रिए पे। क्वेश्चन 13. Define plot and what are its various elements. The answer is here. Plot is a logical arrangement of events in a story or play. The exposition, rising action, climax, falling action, and resolution are the elements of plot. तो जी प्लॉट जो है एक लॉजिकल अरेंजमेंट है इवेंट्स का, वाकयात का, किस चीज़ में, स्टोरी में और प्ले में। इसमें एक राइजिंग एक्शन होता है, एक क्लाइमेक्स होता है, एक फॉलिंग एक्शन होता है और एक रेजोल्यूशन होता है। तो ये ही एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज प्लॉट के। The question 14 is what is epistolary novel? The answer is here. Epistolary novel is a narrated work. In this type of novel, the story is narrated through letters sent by the observers or by those who participating in the event. तो जी गाइस, एपिस्टोलरी नॉवल एक किस्म का बयान किया गया काम है। इस किस्म में जो स्टोरी है हमेशा जो है बयान की जाती है दो लोगों के ज़रिए। एक वो लोग जो कहानी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और दूसरे वो लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो इवेंट्स और वाक़यात जो रूनुमा होते हैं कहानी में, इसमें जिनका किरदार होते हैं वो लोग लेटर्स के थ्रू जो है कहानी को बयान करते हैं। For example, you can take the examples from the 18th century's novel Richardson's Pamela and Clarissa, etc. The question 15 is differentiate between novel and novella. The answer is here. Difference between novel and novella is length of the narrative work. Novella is shorter than novel and longer than short story, but it is long narrated work. तो जो नोवेला है ये एक काइंड ऑफ शॉर्ट वर्क है, बट जो नॉवल है वो लॉन्ग होता है और नोवेला जो है शॉर्ट होता है। तो ये इसकी लेंथ का जो है बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। क्वेश्चन 16. व्हाट इज meant by stream of consciousness? This is important question asked all over the world. Stream of consciousness is a technique of narration in which the series of thoughts in the mind of the characters are presented. वो तमाम thoughts, ख्यालात, फीलिंग्स जो करेक्टर के माइंड में होती हैं और वो सीरीज में प्रेजेंट की जाती हैं। एक काइंड ऑफ टूल है, एक डिवाइस, सिस्टमेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थॉट हैं नॉवल में, स्टोरी में, ड्रामा में जो है एक बहुत ही मुनासिब तरीके से रीडर्स के सामने रखी जाती हैं कि आप ऑब्जर्व करें, आप अपना नतीजा निकालें। इसकी एग्जांपल हम टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ से भी ले सकते हैं। ये इन्होंने एक बेहतरीन जो है अपना काम किया है। वर्जीनिया वुल्फ एक बेहतरीन राइटर थी, आप इनके काम को जो है ज़रूर स्टडी कीजिए।
व्हाट इज इमेजिज्म? तो जी वर्ड आपके सामने है जी इमेजिज्म। इमेज से ये वर्ड है स्टार्ट हुआ था। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, इमेजिज्म इज ए मूवमेंट ऑफ एंग्लो अमेरिकन पोएट्स started in early 19th century in which they emphasized the use of clear images and simple and sharp language। तो ये काइंड ऑफ मूवमेंट है जो एंग्लो अमेरिकन है, जो पोएट्स ने स्टार्ट की थी। तो ये 19th सेंचुरी में इसका इरा था। मेन फोकस इसका किस पे था? क्लियर इमेजेस, वाज़े तस्वीरों पे, सिंपल आसान एंड शार्प लैंग्वेज, और एक बेहतर लैंग्वेज जो समझ में आ सके। Question 18. What is conflict? The answer is here. Conflict is a problem or struggle in a story or play. It occurs in rising action, climax and falling action. It creates suspense and excitement in the story or play. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये प्लॉट में इसका एक एलिमेंट है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है और एक स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है स्टोरी में और प्ले में। इट अकर्स इन राइजिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन में ये आता है कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स में, फॉलिंग एक्शन में। और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है सस्पेंस क्रिएट करना। जो रीडर है उसको ये हो कि स्टोरी के आगे में क्या होने वाला है। एक्साइटमेंट, काइंड ऑफ जुनून, जुनून पैदा कर देता है रीडर में कि अब मैंने इसको पढ़ना है, इसके आगे क्या है। इस स्टोरी में थ्रिलर लेकर आना, कॉन्फ्लिक्ट एक अहम किरदार अदा करता है कहानियों में। 19 क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लैक कॉमेडी? कॉमेडी का तो नाम आपने सुना होगा जी। ये ब्लैक कॉमेडी क्या है? ब्लैक कॉमेडी इज अ ह्यूमरस वर्क इन विच ह्यूमन सफरिंग रिगार्ड्स एज अब्सर्ड एंड फनी। ह्यूमन जिसमें सफर करते हैं, होती ये भी ह्यूमरस है मजाही अंदाज में, बट इसमें सफर करते हैं, अब्सर्ड एंड फनी। क्वेश्चन 20 व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा? तो जी आंसर ये है, स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन्स, 8 लाइन्स आर इन iambic pentameter, hexameter. The last line is called Alexandrian। सो जी स्पेंसरियन जो स्टेंजा है वो 9 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है। 8 लाइन जो है वो हेक्सामीटर और iambic पेंटामीटर में है, और लास्ट जो लाइन है वो स्पेशल लाइन है जिसको अलेक्जेंड्राइन लाइन कहा जाता है। ये बड़ी खूबसूरत ये बात है। क्वेश्चन 21 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन फॉर्म पोइट्री एंड क्लोज फॉर्म पोइट्री? द आंसर इज हियर, क्लोज फॉर्म पोइट्री यूज द फिक्स पैटर्न ऑफ स्टेंजा, rhyme and meter, limerick, haiku and sastia. For example, open form poetry does not use these fixed meters. Open form poetry and closed form poetry, the main difference is ओपन फॉर्म जो पोइट्री है वो किसी किस्म का फिक्स पैटर्न यूज नहीं करती, जबकि जो क्लोज फॉर्म जो पोइट्री है आपके सामने जो कुछ मीटर्स हैं, राइम है, मीटर है, हाइकू एंड स्टेनिया, तो ये इस किस्म के जो मीटर्स हैं ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि भी आपने यूज करने ही करने हैं, बट ओपन फॉर्म को इस किस्म की कोई लिमिटेशंस नहीं है। क्वेश्चन 22 व्हाट डू यू मीन बाय थिएटर ऑफ द absurd? Answer is here, the theater of the absurd is one kind of drama in which absurdity emphasized and lack realistic and logical structure. थिएटर ऑफ absurd वो है जिसमें एक किस्म की कमी पाई जाती है रियलिस्टिक होने की, और लॉजिकल बातें नहीं की जाती, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर नहीं है बातों का। आप इसकी एग्जांपल जो है वेटिंग फॉर गॉडेट बाय सैमुअल बेकेट से ले सकते हैं। Question 23 what is a complex plot? The answer, a complex plot according to Aristotle is that have peripeteia, reversal and anagonosis. Denouement without this is simple plot. तो ये डेफिनेशन जो है अरिस्टोटल ने दी, ऐसा काइंड ऑफ कम्प्लेक्स डेफिनेशन। आसान जो है आपको एक और क्वेश्चन में आपको बताई है कि जी प्लॉट जो है इसमें पेचीदगी होती है, ये स्टोरी में यूज़ होता है, बहुत ही अहम होता है। इसमें राइजिंग एक्शन होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, और एक किस्म का थ्रिलर एंड एक्साइटमेंट जो है क्रिएट की जाती है ताकि रीडर जो है और ऑडियंस है उनकी जो अटेंशन है वो किसी किसी तरीके से जो है वो गेन की जा सके।
What is interior monologue? Answer: interior monologue is the expression of internal thoughts, feelings and emotions of a character in a dramatic or narrative form. तो तमाम किस्म के expressions हैं, feelings हैं, emotion हैं जो internal हैं. internal यानी कि अंदर की बातें जो कैरेक्टर करता है. ड्रामेटिक और नरेटिव फॉर्म इसकी होती है. जब कोई बात कैरेक्टर जो है अंदर से महसूस कर रहा है, उसका इंटरनल फैक्टर जो है इसमें यूज़ हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको जो है आप इंटीरियर मोनोलॉग कहेंगे. ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है लिटरेचर में. सो गाइस प्लीज़ फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन 25, ये लास्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज एलिट्रेशन? आंसर: द यूज ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड near one another or the repetition of usually initial consonant sounds in two or more neighboring words. तो ये alliteration वो तमाम words जब अल्फाज जो हैं सेम होते हैं, एक दूसरे से एक जैसे हों, repetition हो initial consonant sounds की, टू हो और मोर नेबरिंग वर्ड्स, उनका जो है एक तो उनका साउंड भी मिल रहा है, दूसरा उनके जो इनिशियल जो वर्ड्स हैं वो भी मिल रहे हैं. आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं वाइल्ड एंड वोली, डब्ल्यू एंड वाइल्ड एंड वोली. ठीक है, सेम साउंड दे रहे हैं और इनिशियल जो इनके कॉन्सोनेंट्स हैं वो भी सेम हैं. जो सेकंड एग्जांपल है बैबलिंग ब्रू, B is here and B is here and the sound is same. Hopefully guys you enjoyed today's video. If you enjoy, please thank you for your participation and don't forget to subscribe, like, watch, comment and share. Your love makes us to make more videos. मिलते हैं जी गाइस न्यू वीडियो के साथ. उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी. इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड वॉच एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.